Student, today we are going to discuss and I'm preparing the lecture for you for the endocytosis of the physiology. So how the endocytosis work और कैसे endocytosis होती है और कैसे एक सेल डाइजेशन होती है। तो सेल अपनी तमाम जितनी एक जो सेल है वो अपनी तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इर्द गिर्द की चीज़ों से ही लेता है, जो उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें हैं, या तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए होगी या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी यूज़ होती है, ठीक है, जो एटीपी। और डिफ्यूजन एक सिंपल होती है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये तो हो गया एक सिंपल तरीके। बाकी जो जितने भी लार्ज पार्टिकल है वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए होते हैं ये। तो एंडोसाइटोसिस में दो ही टाइप्स हैं, इसमें एक पिनोसाइटोसिस है और एक जौन से फैगोसाइटोसिस है। जो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस में सिर्फ फ़र्क ये है, जो पिनोसाइटोसिस है वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के हैं उनको डाइजेस्ट करता है, और जो फैगोसाइटोसिस है वो लार्ज पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया और डीजनरेटेड टिश्यू, बॉडी में जितने भी टिश्यूज जैसे डैमेज होते रहते हैं जब हम बीमार होते हैं तो उनकी हेल्प करता है। तो पिनोसाइटोसिस में ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जब जो ही उसमें जौन सा है उसमें जो ग्लोब्यूल्स वगैरह आते हैं, वैसे कोई भी स्मॉल ग्लोब्यूल्स जब बनते हैं तो वो मेन्यूट वेजिकल्स बना लेते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये एक ओनली मेथड है जिससे प्रोटीन एंटर द सेल हो सकती है, यानी जो प्रोटीन है जो बाहर पड़ी हुई है, सिर्फ यही एक मेथड है जिससे वो सेल के अंदर आ सकती है, ठीक है। अब इसके सेल के अंदर आने के लिए इसके इर्द गिर्द जौन से है रिसेप्टर्स भी लगे हुए होते हैं, कोटेड पिट्स वगैरह होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोटेड पिट्स। तो आउटर सरफेस पे जितने भी होंगे वहाँ कंसनट्रेटेड पिट्स होंगे, छोटे छोटे पिट्स होंगे, तो इन्हें कोटेड पिट्स कहते हैं। और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जौन से है एक दीज पिट्स जौन से है एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे फिब्रिलर नेटवर्क कहते हैं, जिसे क्लैथरिन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लैथरिन भी बहुत अहम है। ये किस्म की क्लैथरिन जौन से है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पूरी बॉडी में एक्टिन एंड मायोसिन से ही होती है। तो एक्टिन एंड मायोसिन जौन से है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के करते। जब एक प्रोटीन जौन सा है बाइंड कर जाती है विद रिसेप्टर से, फर्स्ट किया एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन आ रही है और ये बाइंड कर जाएगी इस रिसेप्टर से, तो फिर ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएगी। इन्वेजिनेट यानी अंदर की तरफ आ जाएगी, और अंदर की तरफ आके ये फिर आगे पिनोसाइटिक वेजिकल बना देगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए पिनोसाइटोसिस जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन ज़्यादा कॉमन है। जो फैगोसाइटोसिस है इसमें बैक्टीरिया वगैरह, हमारे जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस आते हैं वो फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ही मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन डिफेंस ऑफ एक्शन है। इसके अलावा जो डीजनरेटिव टिश्यूज़ वगैरह, तो ये डाइजेशन जो सा शुरू होती है ये तकरीबन पिनोसाइटोसिस जैसे ही होती है, लेकिन इसमें लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इट कंटेन ओनली द लार्ज मालिक्यूल, ठीक है। तो दैट कंटेन ओनली द लार्ज मालिक्यूल। तो इसमें भी वैसे ही तरीके का है। फिगोसाइटोसिस तब होती है जब एक प्रोटीन या लार्ज पॉलीसेक्राइड, क्योंकि बैक्टीरिया का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड ही होती है, तो वो जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, तो इन द केस ऑफ बैक्टीरिया जैसे वो जो ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो फैगोसाइट उसे ड्रैग कर लेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस अमल को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द बैक्टीरिया इज ड्रैग्ड इनटू द फैगोसाइट, ठीक है, दैट इज अ ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। अब ये जो फाइनली हमारे पास पिनोसाइटिक मटेरियल बने हैं और जो फाइगोसाइटिक मटेरियल बने हैं, ये डाइजेस्टिव कैसे होंगे? लाइसोसोम से। मैंने आपको पहले बताया था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर छोटे छोटे लाइसोसोम्स भी होते हैं। तो ये लाइसोसोम जाके इसी वेजिकल्स के साथ अटैच हो जाएंगे। फर्स्ट किया ये एक हमारे पास पिनोसाइटिक वेजिकल्स है, तो लाइसोसोम्स जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगे और अपना सारा मटेरियल जो लाइसोसोम्स है वो इसके अंदर फेंक देंगे। जब इसके अंदर फेंक देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जोन सी फर्स्ट किया बैक्टीरिया प्रोटीन से मिलकर बना है तो वो अमाइनो एसिड में तब्दील जाएगा। बैक्टीरिया की वॉल में ग्लूकोज भी होता है तो ग्लूकोज भी बन जाएगा, फॉस्फेट भी बन जाएगा। तो जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होंगे वो रेजिड्यू बॉडी वो थ्रू सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए बाहर आ जाएंगे। फर्स्ट किया एक मसलन बैक्टीरिया मसलन हमारा सारा प्रोसेस हो गया है, लाइसोसोम्स ने सारे फिगोसाइटोटिक और पिनोसाइटोटिक को कर दिया, तो बाकी जो रेजिडुअल बचा है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए वियर द एक्सोसाइटोसिस। तो जो कि एंडोसाइटोसिस के ऊपर है, एंडोसाइटोसिस में अंदर आता है, एक्सोसाइटोसिस के बाहर आता है। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट।